नहीं नहीं, ये तो बात बिल्कुल जो सदर ओबामा की बात आई अपने फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में पढ़ा, वो भी किसी व्हाइट हाउस के जो उनके कोई पर्सनल स्टाफ के थे, उन्होंने ये बात की थी। फिर जो फजल रहमान साहब ने पिछले 2 दिनों में इंकशाफ किया है, उससे ये साफ जाहिर है कि वो बीमारी कम और प्रेशर उन पे ज्यादा था, ठीक, और इसीलिए उनको यहाँ से भेजा गया। अभी देखे ना, अभी दुबई गए हुए कितने दिन हो गए उनको भेजा गया। इजाजुल हक साहब किसने भेजा उन्हें? उन लोगों ने जो वो देख रहे थे कि वो अंडर प्रेशर हैं और उनके मामलात जो हैं वो जो ठीक नहीं है इस वक्त, उनके हालत जो है वो ठीक नहीं है, वो अंडर प्रेशर आए हुए हैं। और जो उन्होंने कुछ बातें की वो मैं टेलीविजन पे नहीं कह सकता, अच्छा, जो हम तक पहुंची हैं, और इतना प्रेशर था उनके ऊपर। फिर ये वजीर आजम साहब ने और कुछ और लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि बेहतर है कि वो बजाय मुल्क के अंदर रहकर इस किस्म के मामलात कोई कर दें जिससे कि मजीद खराबी पैदा हो, तो इनको कुछ दिन के लिए आराम के लिए वहाँ दुबई। नहीं, एक सेकंड इजाजुल हक साहब, ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत को कुछ कर दें या जिन्होंने भेजा वो कुछ कर दें? अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ पर। नहीं देखें, जब कोई अंडर प्रेशर होता है तो वो इस किस्म की बातें जो की, मैं वो बातें मौलाना फजल रहमान साहब खुद आकर बता दें अगर आपके प्रोग्राम में, तो बेहतर है मेरे लिए। तो वो अच्छा नहीं है कि, क्योंकि अगर मुझे वो बात मालूम हुई है, उन्होंने खुद इस बात का इंकशाफ किया। बता देना, एक सेंटेंस बता दे, मुझे पता चल जाएगा कि ऐसी बात वो कर सकते हैं नहीं। एक छोटी सी सेंटेंस बता दे। नहीं, अब सेंटेंस तो मुझे पूरी वो वर्बल कॉन्वर्सेशन तो नहीं पता, लेकिन आप सोच लें, एक बात 5 घंटे उनको वहां बैठा कर रखा। 5 घंटे में से कुछ 10-15 मिनट वो बैठते थे, फिर उठकर चले जाते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर उठकर चले जाते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर उठकर चले जाते थे। और फिर उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की जिससे कि मौलाना साहब ने कहा कि उनकी तबीयत जो है नासाज है, वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ये वो आसिफ जरदारी साहब नहीं किया करते थे जो पहले। फिर उन्होंने आगे लोगों को बताया कि भाई आप इनका देखें, कोई इलाज विलाज का मामला देखें, या इन पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है, अच्छा, इनको कहीं बाहर भेजें ताकि ये कुछ देर आराम करके वापस आए। अब आप बताएं कि जितने दिनों से वो गए हुए हैं, पूरे मुल्क के अंदर एक तशवीश है और पूरा मुल्क जो है इस वक्त परेशानी के आलम में है कि सबसे जो बड़ा मनसब है मुल्क का वो खाली हुआ है। बिल्कुल। तो क्या एक सेकंड के लिए तस्वीर लाकर नहीं दिखा सकते थे? एक पीटीवी के ऊपर कह सकते थे भाई आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कौम ने मेरे लिए की और मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। इजाजुल हक साहब, मैं भी हिस्से। अच्छा, 2 बातों पे हम बात करेंगे। मैं एक मुख्तसर सा वक्फा ले लूं। ये बातें बहुत शेख रशीद साहब ने भी की हैं, दीगर बड़े बड़े सियासतदानों ने भी की हैं। इसमें कितनी सदाकत है? 2 मई के वाकये का वजीर आजम को, हुसैन हक्कानी को, सदर मुमलिकत को पता था। अब 2 मई के वाकये का क्या पता था, ये बात करेंगे। उसामा बिन लादेन का यहाँ होना पता था या अमेरिका आके कुछ करने वाला है कार्रवाई, ये पता था? वेलकम बैक। इजाजुल हक साहब, जिस नोट पर आपसे गुफ्तगू का पॉइंट्स जो मैंने उठाना चाह रही थी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ कि उसके बाद फिर 10 मई को जॉइंट सेशन भी तो हुआ था। फौज के आला ओहदेदार आपके सामने, पूरे पार्लियामेंट के सामने पेश हुए। फिर उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरे पाकिस्तान के सरबराहान मिले, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तो उसमें किसी ने ये डिस्कस नहीं किया कि इनका पता था इन चीजों का? इजाजुल हक साहब, अच्छा, ओके। झगड़ा साहब, ये बताइएगा, आप एग्री करेंगे? मैं एक सेंटेंस कोट कर देती हूँ, फिर आगे आप चाहें तो इसको लिंक कर सकते हैं। मैंने ये सुना है कि एक रेजिमेंट से बात करते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा था, जब ट्रूप्स का मोरल बहुत डाउन था तो उन्होंने ये कहा था एटलीस्ट द आर्मी डिड नॉट नो अबाउट इट, यानी कि कम से कम फौज को नहीं मालूम था। अब जो इजाजुल हक साहब बात कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि 2 मई का वाकया हुकूमत को पता था, वजीर आजम को पता था? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस चीज के बहुत से सबूत सामने आ चुके हैं और आपने भी खुद ही बता दिया। और यही वजह है जो तलखी का बायस बनी थी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। उसकी यही वजह थी कि जिस तरीके से इसकी तशहीर की गई, जिस तरीके से वो आर्टिकल लिखा गया, जिस तरीके से वजीर आजम ने इस विक्ट्री का जो बात की, और दूसरी तरफ पूरी कौम जो है वो परेशान थी। और
यहाँ तक कि DGISI ने खुद इस बात का इंकशाफ किया कि भाई हमें मालूम नहीं था, और हम अगर मेरा इस्तीफा भी चाहिए तो आप मेरा इस्तीफा भी ले सकते। नहीं, एक सेकंड इजाजुल हक साहब, अब दो बातें हैं, मुझे खाली ये बता दें कि क्या उनको, आप हुकूमत को पता था कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी चैलेंज कर कर अमेरिका कोई कदम उठाने वाला है, या पाकिस्तान की हुकूमत पे इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई जा रही है कि इनको ये पता था कि कल यहाँ ऑपरेशन में बिन लादेन को मार के हलाक करके वो चले जाएंगे? ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। बिन लादेन का स्पेसिफिक पता था? देखिए, बिन लादेन का तो मुझे नहीं मालूम, ये तो वाजिद शमसुल हसन साहब से आप पूछें जिन्होंने कहा कि हमें 10 दिन पहले मालूम था जी। तो आप देखें कि एक सफीर जो है मुल्क का, आपको अपनी स्टेटमेंट को तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने एक नहीं 2 टेलीविजन स्टेशंस को बड़े वाजे तौर पर यह बयान दिया था कि 10 दिन पहले हमें मालूम था, वी वर लीडिंग द अमेरिकन कि वी लेट देम टू द प्लेस, और हमें इस बात का इल्म था। अच्छा। मैं तो अभी तक मुझे इस बात की भी क्लियरेंस नहीं है कि क्या उसामा बिन लादेन वहां मौजूद थे, कि उनकी फैमिली मौजूद थी। ठीक। ये तो अब्बास कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो जस्टिस साहब ने भी कहा है कि जी आप सहाफियों को ही, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आ जाएगा। झगड़ा साहब, आप ये इस बात से एग्री करते हैं कि ये रिफ्ट असल में वहीं से पैदा हुआ? दो बातें मैं चाहूंगी आप कमेंट करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आकर बाहर बातें की, यही बात सदर ओबामा के ऑफिशियल्स ने की कि बेरफ्त गुफ्तगू थी, उनकी इनकोहेरेंट स्पीच थी थोड़ी सी, हो सकता है शायद वो TI से गुजर रहे हो, या स्ट्रोक हो रहा हो, या बीमार हो। दूसरा, क्या हुकूमत को पता था इसका वाकया का कैसा कुछ होने वाला है? जी, एक तो फजल रहमान साहब की बात और ओबामा की बात, ये तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट इट जी। और ये तो अभी एस्टैब्लिश हो चुका है कि इट वाज अंडर दीज प्रेशर्स के उनके जो बीमारी, अल्लाह उनको सेहत दे, हम ये नहीं कहते, लेकिन बीमारी जो आई है वो इस किस्म की बीमारी है कि नेचुरली इन्हीं प्रेशर्स की वजह से आई है। और प्रेशर्स तभी होते हैं कि जब एक चीज कुछ रियलिटी नजर आती है तो उस पे यकीनन आदमी अंडर प्रेशर आ जाता है। ठीक। हमने जो कुछ किया है, हम अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं या कुछ जहां भी हमने ये बात उठाई है, उसमें हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। हमने यही कहा है कि इस चीज की इंक्वायरी की जाए, कमीशन बनाया जाए और ये तय किया जाए कि वाकई ये चीज ठीक थी या गलत थी, और अगर ठीक थी तो फिर कौन कौन जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं देन दे शुड बी ब्रॉट टू द बुक। लेकिन झगड़ा साहब, क्या आप इससे भी एग्री करेंगे इस पॉइंट से कि हुकूमत, क्योंकि इस बात का आप लोगों ने भी बार बार जिक्र किया है कि जी प्लेसिंग ऑफ द आर्टिकल बहुत जल्दी हो गया था, मतलब कैसे लिखा गया, रातों रात लिखा गया, आई डोंट नो उसकी क्या डायनेमिक्स होंगी, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट सच एन आर्टिकुलेट आर्टिकल। यहीं से राब्ते खराब हुए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से? जी हाँ, देखे ना जी, उस पे जो रेस्पॉन्स दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, इससे तो ऑब्वियस हो गया ना कि एवरीथिंग वाज डन विद देयर ब्लेसिंग्स। अगर वो ब्लेसिंग्स ना होती तो किसी को मुबारकबाद देना या आर्टिकल लिखना ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। फिर तो इस तरह अगर अचानक चीज होती तो बड़ी जबरदस्त परेशानी होती है। रिएक्शन जो है वो कुछ टाइम लेता है रिएक्शन शो करने के लिए, लेकिन जो कुछ हुआ इससे तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि दे न्यू अबाउट द सिचुएशन एंड इनफैक्ट दे कांग्रेचुलेटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन दैट। और उस दिन ऐवान सदर में रात को एक अशाया भी चल रहा था। नबील, ये बताइएगा कि ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, ये सीरियस एलिगेशंस है। अगर हुकूमत वक्त को ये पता था और ये बात अब निकली है, सब ये कर रहे हैं, दो बातों पे कमेंट कर दीजिएगा। एक तो उन्होंने ये कहा कि 5 घंटे तक मौलाना साहब बैठे रहे, ही वाज रियली अंडर प्रेशर, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको कहा गया कि जीत जाएं, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात इसलिए खराब हुए कि आपको पता था या आपकी गवर्नमेंट को पता था, बट आपने उनसे शेयर करने का इतना बड़ा वाकया आपने उनसे शेयर करने किया, यू डिड नॉट थिंक इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, अगेन मैं ये कहूँगा ये स्पेकुलेशन है, एलिगेशंस हैं, इस तरह की बातें कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पता था, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को पता था और आर्मी को नहीं पता था। अगेन दीज आर ऑल एलिगेशंस, ठीक है जी। ठीक। और इजाजुल हक साहब जो है एक वो हॉलीवुड की स्टोरी बता रहे हैं। आई थिंक लोगों ने निक्सन की वो वाटर गेट स्कैंडल वाली जो है मूवी बहुत देख ली है, अब वो मेमो गेट वाली जो है इस वक्त इश्यूज को उठा रहे हैं। वो निक्सन का हाल भी देख लिया। निक्सन रिजाइंड बिकॉज ऑफ दैट स्कैंडल। अब ये अपनी तरफ से एक आरजू लगाए बैठे हैं कि मे बी दिस विल बी फॉलोड इन पाकिस्तान आफ्टर 40 years।
दैट वाज 1974। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान, आपको पता है कि वो माशाल्लाह हलवा खाने के भी शौकीन है और बड़े अच्छे गपशप करने के भी शौकीन है, बड़े अच्छे दोस्त हैं प्रेसिडेंट साहब के। उन्होंने 5 घंटे साथ गुजारा है, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। और नो डाउट इश्यूज हैं जब मुल्क के कायदीन बैठते हैं आपस में और उसके ऊपर जो है बात गुफ्तगू होती है। इस पे कहना कि जी प्रेसिडेंट साहब जो थे वो एबनॉर्मल कोई एक्टिविटीज कर रहे थे, ये कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है कि 5 घंटे अपने एक दोस्त को बिठा के 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद अपनी मीटिंग्स अटेंड करें, क्योंकि वो शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं, उस पर जाना पड़ता है। इस पे भी स्पेकुलेशन क्यों जाते थे बार बार आधे घंटे बाद मीटिंग्स? नहीं, मौलाना साहब ने बाहर आकर कहा और ओबामा के सदर ओबामा के ऑफिशियल ने भी ये कहा कि जब सदर मुमलिकत से बात कर रहे थे तो लग रहा था कि उस स्पीच में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये ऐसे ही है नबील, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं और उस सेंटेंस के बाद में कुछ और बात करना शुरू हो जाऊं। What I'm trying to say is कि maybe the president was sick, maybe he was going through an attack and nobody in the presidency knew. This is all maybe. देखें ना जी, again there is maybe, all speculation. Yes. Maybe की बात कर रही हूं मैं। He was ill, no doubt he was ill, he was sick. उनके ऊपर स्ट्रेस हो या स्ट्रोक हो, व्हाटएवर, वो बीमार पहले भी न्यूयॉर्क में ज़ेरे इलाज रहे हैं। उनके हार्ट की तकलीफ थी, अभी भी उनको एक माइनर सी तकलीफ थी जिसके वजह से वो दुबई गए। अब वो सेहतियाब हो गए हैं, अपने घर चले गए हैं और आप देखेंगे कुछ दिनों में वापस पाकिस्तान आएंगे। तो जब वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे तो ये जो रूमर्स हैं और जो मीडिया टॉक शोज में बातें हो रही है, ये सब दम तोड़ जाएंगी। आपकी हुकूमत को रूमर्स फैलाने में मजा आता है? मैं वैसे एक बात पूछ रही हूँ, हमारी हुकूमत में से कौन फैला रहा है? नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, बताएं ना। यही कह रहे हैं भाई, हमने देखा, हम तो आपने कोई 500 स्टेटमेंट्स निकाली, कोई बात ही नहीं है। नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, निकाली किसने? आप मुझे बता दें किसने निकाली? सदर से क्या स्टेटमेंट निकली, वजीर आजम हाउस से क्या स्टेटमेंट निकली, फिर वो स्टेटमेंट तब्दील हुई। रुक जाए इजाजुल हक साहब, आपने सदर मुमलिकत के रवानगी से लेके बीमारी तक, हॉस्पिटलाइजेशन तक क्या क्या सुना था, जरा बता दीजिए। देखिए, मुझे तो एक दिन पहले ये इस बात का इंकशाफ हो गया था कि वो जाने वाले हैं कुछ दिनों में, और यही बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि ये बात बाहर कैसे निकली। कुछ अमेरिकन जराए थे जिन्होंने बताया कि वो जरदारी साहब मुल्क से बाहर जाने वाले हैं और बीमारी का जो है वो कोई बहाना किया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये बात सही निकल आई। मैं तो इस बात पे अभी तक हैरान हूँ, मैं इस बात का इंकशाफ नहीं कर सका कि ये किस तरह से ये बात पहले से चलनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग थी जिसने ये लिया था। तो र्यूमर्स हम तो नहीं फैला रहे, मुझे ये बताएं कि ये मेमो लिखवाने की क्यों जरूरत पेश आई? अगर सब कुछ ठीक था, सब ऑन बोर्ड थे, एस्टेब्लिशमेंट का और इनके बीच में कोई दरार नहीं थी, फिर ये मेमो क्यों लिखवा कर ये कहा गया कि जी जो हमें खतरा है कि फौज जो है वो टेक ओवर कर लेगी और आप हमारी मदद करें और उनकी पिटाई करें थोड़ी सी, और उसके बाद हम आपके लिए ये मामला जो है वो तय करवा देंगे। और अब तो ये चीजें सारी बाहर आ गई। हुसैन हक्कानी की कहाँ ये जरूरत है? मैं ये कहता हूँ बड़ा खराब आदमी है मंसूर इजाज, बड़ा बदकिरदार आदमी है। उसके बारे में बहुत सी बातें इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने की, हम भी ये कहते हैं, लेकिन जो ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू कर रहा था, जो ऐसे शख्स को इंफॉर्मेशन फीड कर रहा था, जो उस शख्स से मेमो लिखवा रहा था, वो कैसा शख्स होगा? मुझे ये बताएं। मैं ओके, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं लास्ट कमेंट हूँ, खाली मुझे इजाजुल हक साहब ये बता दें कि वजीर आजम ने कहा है इस ऐवान में एक ऐसा शख्स बैठा है जो आज भी मंसूर इजाज से राब्ते में। आप जानते हैं वो कौन है? मंसूर इजाज से राब्ते में बहुत से लोग हैं, ईवान में बैठे हुए तो लोग नहीं है। मैं समझता हूँ मंसूर इजाज से बहुत से लोग राब्ते में होंगे, क्योंकि उसका काम ही लॉबिंग करना था। वो मोहतरमा बेनजीर के साथ बड़ा करीबी था, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब अमेरिका गए थे, उनके बड़ा करीबी था। उसने आसिफ जरदारी का जो अमेरिका के दौरे वो खुद तो अपनी बात तो नहीं कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा एक ऐसा शख्स है, अपनी बात आपने कहा ना उनसे भी राब्ते थे। इस बात का भी इंकशाफ कर दूंगा कि वजीर आजम गिलानी इस सवाल का जवाब अगर आप पूछना चाहती हैं जो थे उनकी लॉबी में, प्राइम मिनिस्टर के अलावा होटल की लॉबी में बैठे रहते थे और एक और शख्स मुलाकातें हुई हैं, ये वो खुद बताएंगे। मैं पूछी हूँ, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए मैं ऑफ एयर पूछूंगी आपसे। नबील इकबाल जफर झगड़ा साहब, नबील कबूल साहब और इजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। नाज़रीन, राइट टू मी ऑन माय फेसबुक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।